तो मेटल्स नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे? उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो जो मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज हैं, जो जो एलिमेंट वो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उनको मेटल बोल देते हैं, और जो जो नॉन मेटल्स वो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उनको हम नॉन मेटल्स बोल देंगे। तो इस चैप्टर में क्या क्या जो डिस्कस कर रखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ये पूरा इस चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। अब तुम्हारी जो इस चैप्टर में डिस्कस कर रखा है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो ये सारी हैं। सबसे पहले तो लस्टर। तो तुम बता सकते हो लस्टर क्या चीज होती है? तुम बता सकते हो विष्णु, लस्टर क्या होता है? लस्टर होता है मेटल्स में ना एक अपनी खुद की शाइन होती है, वो होता है लस्टर। बिल्कुल, तो वो हमारा प्रॉपर्टी होती है लस्टर होने की। उसके बाद हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? मतलब कोई हमारा सब्सटेंस है बिल्कुल हार्ड है, ठीक है, मान लो अगर मैं चाकू लेकर उसको काट रहा हूँ तो कट नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई सॉफ्ट सब्सटेंस है, जैसे कि मान लो बटर होता है, तो उसको तुम चाकू लोगे खट से कट जाएगा वो। तो पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की लस्टर, जो कि मतलब मेटल्स की अपनी खुद एक शाइन होती है। नॉन मेटल्स में ज्यादातर लस्टर नहीं होता है। हार्डनेस, मेटल्स नॉर्मली हार्ड होते हैं। अगर तुम आयरन की रॉड लोगे तो वो हार्ड होती है, लेकिन अगर तुम सल्फर या फास्फोरस लो, उसको अगर हथौड़े से मारो तो बिखर जाता है, तो वो हार्ड नहीं होती। उसके बाद आता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी तुम्हारे क्या होते हैं? मेलिएबिलिटी का मतलब पता है? ये मेलिएबिलिटी का मतलब होता है, हाँ, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई मेरी सोने का इतना बड़ा टुकड़ा है, मैं उसको हथौड़ा लेके ना मारता जाऊं, तो वो ना पतले से लंबी सी उसकी शीट बन जाएगी, फ्लैट हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारा एल्यूमिनियम की फॉइल देखी होगी, ठीक है, मम्मी अक्सर लंच में देती होंगी, तो वो जो एल्यूमिनियम वाली फॉइल होती है, ये प्रूव करता है कि एल्यूमिनियम मेलिएबल है। फ्लैट सी शीट बन जाती है ना एल्यूमिनियम की, तो वो मेलिएबल बताता है, ठीक है। उसके बाद है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है, अरे विष्णु तुम्हें आवाज आ रही है ना ढंग से? यस सर। चलो ठीक है। डक्टिलिटी मतलब होता है कि लंबे लंबे ना वायर्स अगर मैं बना लूं तो वो, हाँ, थिन वायर्स, वो डक्टिलिटी होती है। तो मेटल्स से ना मैं लंबी लंबी वायर्स बना सकता हूँ। ये तुम्हें पता ही है, जो कॉपर के वायर होते हैं घर में अक्सर हमें जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए वायर्स लगे रहते हैं ना हमारे पूरे घर में, तो वो डक्टिलिटी है। उसके बाद हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो होती है, मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब हीट कंडक्ट करने का क्या मतलब होता है, ऐसा समझो, मान लो मेरी ना एक लंबी सी कोई रॉड है, कोई रॉड, तो अच्छा इससे बेटर है ये मान लो ये होल्डर है, ठीक है। अगर ये होल्डर है और ये मेटल का है, तो अगर मैं इसका एक ये पॉइंट अगर गर्म करता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने एक वो फ्लेम लगाया जो कि बिल्कुल बर्नर है, जो कि यहाँ पे हीट कर रहा है, मान लो ये रेड हो गया, तो मतलब इसको हीट दे रहा हूँ। तो धीरे धीरे ना ये हीट ऐसे ट्रेवल करके जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे अगर मैं हाथ लगाऊं ना, ये भी गर्म हो जाता है, समझे? तुम्हारे जैसे घर पे पतीले होते हैं, कॉपर वगैरह के होते हैं ना, उनमें अगर तुम मान लो उसको हीट कर रहे हो, तो हीट कौन से नीचे वाला पार्ट हो रहा है, लेकिन अगर तुम ऊपर वाला पार्ट भी छुओगे तो वो गर्म होता है, ठीक है ना, हाथ जल जाएगा तुम्हारा। तो जो मेटल्स वाले तुम्हारे पतीले होते हैं, उनमें अगर तुम ऊपर से उनको टच करोगे तो वो बहुत गर्म होते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लो तुम्हारा अगर जैसे दूध है, मान लो अक्सर मान लो ग्लास में मम्मी ने दूध दिया और बहुत गर्म किया दूध, और अगर तुम जो ऊपर वाला पार्ट है, मान लो जहाँ पे दूध नहीं है, मान लो इतना बड़ा ग्लास है, दूध यहीं तक भरा हुआ है, और अगर तुम लेकिन ऊपर वाला पार्ट टच करते हो वो भी बहुत गर्म होता है। तो अक्सर तुम्हारे स्टील वगैरह ना ये ऐसी चीजें हैं जो कि हीट कंडक्ट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, तो ये हीट कंडक्ट करते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स हीट कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा अगर कोई उसका मान लो लकड़ी का ग्लास है, ठीक है, लकड़ी के ग्लास वगैरह देखो तुम्हें,
उसमें अगर तुम गर्म चीज डालोगे ना तो ऊपर वाला पार्ट गर्म नहीं होगा, जितना नीचे जहां तक है वो तुम्हारा गर्म है। या फिर लकड़ी के गिलास से बेटर है। हाँ, उससे उससे बेटर होता है कुल्हड़। कुल्हड़ होता है तुम्हें, वो रेलवे वगैरह में अक्सर उसमें चाय डाल के देते हैं वो। तो अगर उसमें यस सर, मिट्टी जहां का। तक उसमें चाय भरी रहती है उतना वो गर्म रहता है, ऊपर गर्म नहीं रहता। अगर पकड़ोगे ऊपर गर्म नहीं रहता है। तो ये बता रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स है वो कुल्हड़ नॉन मेटल का बना होता है, तो वो हीट कंडक्ट नहीं करते। वो उसी तरह से मिट्टी का बना होता है इलेक्ट्रिसिटी ना का कंडक्शन, सर? नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो सिल्वर और गोल्ड और कॉपर ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, और सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है। इसके बाद सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है बिल्कुल, तो मेटल्स जो होते हैं तुम्हारे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चम्मच से बेटर एग्जांपल वो ले सकते हो प्लेट को। प्लेट को अगर तुम मारोगे तो उससे आवाज आती है कुछ। या फिर उससे और अच्छा एग्जांपल मंदिर का, जैसे घंटे वगैरह देखोगे ना, तो इसको तुम जैसे मारोगे तो वो टन टन आवाज करता है। तो ये सोनोरस नेचर होता है। तो मेटल्स सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज मेल्ट कर जाती है, बिल्कुल, तो वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। और वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज पानी से लिक्विड, सॉरी, गैस स्टेट में हो जाती है, गैसियस स्टेट में, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो ओके टेम्परेचर सर। होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हारे अलग अलग सब्सटेंस होते हैं। तुम्हारा टंगस्टन, टंगस्टन पता है कहाँ पे यूज होता है? बल्ब में यूज होता है, फिलामेंट में। तो टंगस्टन एक मेटल होता है, उसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेटल्स का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, टंगस्टन एक मेटल होता है। ठीक है, एक और वैसे मेटल होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी पता होगा, थर्मोमीटर में यूज होता है। उसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट -38 डिग्री सेल्सियस कुछ होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है। नॉर्मली मेटल्स का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे टंगस्टन है। आयरन की भी रॉड होती है ना, आयरन का भी 1300 कुछ 1300 डिग्री सेल्सियस कुछ मेल्टिंग पॉइंट रहता है। उसके बाद वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो ये तुम्हारे मेटल्स एग्जांपल्स कुछ होती है मैंने। मेटल्स का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। और बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा मतलब कोई चीज कितने टेम्परेचर पे बॉईल हो जाती है, लिक्विड से गैस बन जाती है। उसके बाद दे रखा है डेंसिटी। डेंसिटी कोई बता सकता है? तुम बता सकते हो डेंसिटी क्या चीज होती है? नहीं नहीं, विष्णु तुम बता सकते हो डेंसिटी का क्या मतलब होता है? सर कितनी हैवी चीज है वो? बिल्कुल सही, कोई चीज कितनी भारी है। अब देखो, दो चीजें, मान लो मैंने इतना बड़ा एक लिया रुई, कॉटन, और इतना बड़ा अगर मैंने लिया गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का बार लिया, तो गोल्ड का बार ना बहुत भारी होगा। और जो मैं बोलूंगा अगर इतना रुई, वो तो बहुत हल्का होगा। अगर इतना भारी तुम गोल्ड अपने हमारे हाथ में लोगा ना बार, तो तुम्हारा हाथ नीचे गिरेगा। बिल्कुल। तो डेंसिटी मतलब होता है कि सेम साइज के दो सब्सटेंस है, उनमें से एक बहुत भारी होता है और एक हल्का होता है। तो ज्यादा डेंसिटी मेटल्स की होती है, मेटल ज्यादा डेंस होते हैं। तो मतलब अगर सेम साइज का मैं मेटल लूं और नॉन मेटल लूं, तो मेटल बहुत भारी होगा, मेरा हाथ नीचे गिर जाएगा मेटल पकड़े हुए। नॉन मेटल आराम से मैं होल्ड कर सकता हूँ। इसके लास्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ तुम्हारा आगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट है, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि मैक्सिमम स्ट्रेस कोई चीज कितना बियर कर सकती है। तो इसको थोड़ा सा समझना आगे मैं समझाऊंगा डिटेल। बाकी ये सब चीजें तो बहुत आसान है, ये तुम छोटी क्लासेस वगैरह में भी ज्यादातर चीजें पढ़ते हो। ये सब फॉर्मूले वगैरह अच्छा तुम्हारी बुक में दे रखे हैं तो तुम्हें पढ़ना होगा। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी कि मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होता है, तो वो तुम्हें याद रखना होगा।
फिर वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन रहता है, बेसिस के साथ कैसे रिएक्शन रहता है, बिल्कुल। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये सारी चीजें तुम्हारी बुक में दे रखी हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। ये सब मैं डायरेक्टली ऐसे तुम्हें नहीं बता सकता, इसमें रिएक्शन वगैरह तुम्हें देख के फिर एक्सप्लेन करूंगा। अब अगले पार्ट पे जाते हैं इस चैप्टर के, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये तुम्हारी 9 फिजिकल प्रॉपर्टीज बुक में डिस्कस कर रखी हैं। ये वैसे लास्ट वाली टेंसाइल स्ट्रेंथ और डेंसिटी, ये जो दो हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है, एक दूसरे बच्चे को मैं पढ़ा रहा था उसके स्कूल में ये अलग से दे रखा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड दे रखी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बुक में, शुभम में भी नहीं है, विष्णु में स्कूल में दिखा एनसीईआरटी शायद रहती है। चलो ठीक है, यस सर। तो स्टार्ट करते हैं लस्टर। तो लस्टर बताता है कि तुम्हारे जो मेटल्स होते हैं उनमें एक अपनी खुद की शाइन रहती है। तो लस्टर होने का मतलब है कि शाइन होती है मेटल्स में। जैसे कि ये देखो, ये मेटल है, इसमें अपना एक तुम्हें दिख रहा होगा एक अलग से शाइन। डायमंड में एक्चुअली शाइन नहीं होती है, डायमंड में करता है वो लाइट को। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, क्लास 10 में पढ़ाते हैं। इसमें डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम की चीज होती है, वो 10th में तुम पढ़ोगे। तो ये देखो, ये तुम्हारा ऊपर ना एक मेटल है, और मेटल देखो यहाँ पे इसकी अपनी खुद की एक अलग से एक चमक है, एक शाइन है। नीचे तुम्हारा नॉन मेटल है, ये शायद सल्फर दे रखा है मेटल से। इसमें देखो अपनी कोई शाइन नहीं है, ठीक है ना, ये कलर है येलो कलर का, लेकिन कोई शाइन नहीं है इसकी। इस तरह से इसकी अपनी एक ऊपर मेटल की शाइन है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में देखो शाइन नहीं होती है, तो ये लस्टर नहीं होता है इनमें। यहाँ पे यही दे रखा है, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट लस्टरस, और मेटल्स में लस्टर रहता है। एक एक्सेप्शन है, इसको याद रख लो, आयोडीन। चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है, ठीक है, एनएम नॉन मेटल, और उसमें भी लस्टर रहता है। तो ये याद रख लो कि आयोडीन में लस्टर रहता है, जबकि वो नॉन मेटल है। यहाँ पे देखो, ये आयोडीन का दे रखा है। तो आयोडीन में देख सकते हैं कि एक शाइन है, ठीक है। तो आयोडीन किसमें, लीटर, अच्छा ग्लिटर, ग्लिटर तो अलग चीज हो गई, वो तो शाइन, उसमें वो कुछ कुछ तुम्हारे पार्टिकल्स वो डाल देते हैं, वो मेटल या नॉन मेटल थोड़ी है। तो ये आयोडीन का एग्जांपल दे रखा है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन उसके बाद भी उसमें शाइन रहती है, ठीक है, लस्टर होता है। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, लस्टर ऑफ आयोडीन, ठीक है। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें लस्टर रहता है। अब इसके बाद हार्डनेस, नहीं, हार्डनेस मेटल में होती है। मेटल तुम्हारे जैसे कि आयरन की रॉड है, लोहे की, तो वो हार्ड होती है ना, ऐसे थोड़ी होता है अगर तुम उसको अगर मारोगे तो टूट जाए या फिर वो, तो ये हार्ड होती है, वो काफी सॉफ्ट नहीं होती है। ये वैसे डायग्राम मैंने ठीक नहीं डाला था, ये लस्टर का डायग्राम डाल रखा है। वैसे इसका भी एक एक्सेप्शन होता है, हमने देखा नॉर्मली मेटल्स हार्ड होते हैं, जैसे कि लोहे की रॉड होती है या गोल्ड होता है, ये सब हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम मेटल जो होता है उसको मैं ना चाकू से काट सकता हूँ आराम से। देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। तो ये जो सोडियम मेटल होता है ना, ये एक एक्सेप्शन होता है सोडियम की, उसको मैं चाकू लेके काट सकता हूँ। उसी तरह से पोटेशियम जो मेटल होता है उसको भी मैं
चाकू से काट सकता हूँ। ये दिख रहा होगा तुम्हें कि हाँ, अक्सर उसको ना पानी में स्टोर करते हैं, पानी में नहीं, सॉरी, केरोसिन में स्टोर करते हैं। तो ये देखो, ये पोटेशियम मेटल को भी मैं चाकू लेके काट सकता हूँ। तो ये एक्सेप्शन है नॉर्मली, लेकिन मेटल्स हार्ड होते हैं। ऐसे ये वाला डायग्राम इधर डाला जा सकता है, इसको देख के आइडिया लग रहा है कि ये ऊपर वाला जो मेटल है हार्ड है और नीचे नॉन मेटल है ये सॉफ्ट है, दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नॉन मेटल्स ज्यादातर तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इनमें से एक एक्सेप्शन भी होता है नॉन मेटल्स में, डायमंड का। डायमंड तुम्हारा काफी हार्ड सब्सटेंस होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी होता है कि मेटल्स हमारे ज्यादातर मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें एक्सप्लेन किया था। कोई भी चीज थोड़ी इतनी बड़ी साइज में अगर है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि गोल्ड जो है हमारा, बिल्कुल, अगर मैं इसको, ये हैमर दिख रही होगी, हथौड़े से मार मार के इसको फ्लैट सी इसकी शीट वगैरह बना सकता हूँ, फ्लैट बना सकता हूँ। तो ये बता रहा है कि मेटल्स मेलिएबल होते हैं। और भी बहुत सारे, ज्यादातर मेटल्स तुम्हारे मेलिएबल होते हैं। यहाँ पे देख लो, मेटल्स आर यूजुअली मेलिएबल। ठीक है, मतलब कि पतली पतली शीट में मैंने मार मार के बना सकता हूँ। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था एल्यूमिनियम का एग्जांपल। एल्यूमिनियम फॉयल आती है ना, वो ऐसे ही बनती है, एल्यूमिनियम मेटल लिया, उसको थोड़े से मार मार के पतली सी शीट बना दो। लेकिन नॉन मेटल्स तुम्हारे मेलिएबल नहीं होते हैं नॉर्मली, और वो ब्रिटल होते हैं। हाँ बिल्कुल। अब ब्रिटल का क्या मतलब हुआ? ब्रिटल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि ब्रेक कर जाती है ऑन बीटिंग। मतलब कि मेटल्स को अगर मैं हथौड़े से बार बार मारता हूं तो उनकी पतली पतली शीट बन जाती है। ठीक है, तो वो मेलिएबल होते हैं। लेकिन जो चीजें ब्रिटल होती हैं वो क्या होती हैं कि अगर मैं उनको हथौड़े से ब्रिटल चीजों को मारूं तो वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लो मेरा एसी का रिमोट है, अगर मैं हथौड़ा लेके दाड़ दाड़ उसको मारूं, ऐसे थोड़ी कि पतली सी बन जाएगी, ठीक है, तो टूट जाएगा बेचारा। तो या फिर जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मैं हथौड़े से लेकर मारूं तो वो टूट जाएगा ना, अच्छा, प्लास्टिक की लंबी चीज थोड़ी बन जाती है। तो ये चीजें ब्रिटल होती है। तो नॉन मेटल्स हमारे ब्रिटल होते हैं और मेटल्स मेलिएबल होते हैं। ठीक है ना, अगर मैं हथौड़ा लेके मेटल्स को मारूं तो मेटल्स पतली पतली शीट्स बन जाएंगी, फ्लैट सी। नॉन मेटल्स को अगर मैं हथौड़ा लेके मारूं तो वो ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मैं मेटल्स को लंबे लंबे ना वायर्स बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कॉपर की वायर है, तुम लोग को पता ही होगा कि कॉपर जो होता है, यस सर, कंडक्टर होता बिल्कुल, है। उसकी कंडक्टर इलेक्ट्रिक। होता है, और इलेक्ट्रिक वायर्स हम घर में कॉपर के यूज करते हैं। अच्छा, सिल्वर जो होता है वो ना बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हम बताओ कॉपर की वायर क्यों यूज करते हैं? अगर सिल्वर ज्यादा अच्छा कंडक्टिविटी का, तो सिल्वर की वायर क्यों नहीं यूज करते हैं घर पे? क्योंकि फ्लैट। तुम बताओ विष्णु, सिल्वर की वायर क्यों नहीं यूज करते हम घर में? सर सिल्वर महंगा होता है और डक्टाइल कम होता है, देखो, सिल्वर इसलिए डक्टाइल तो होता ही लंबी है, वायर नहीं वायर बन। बन सकती है सिल्वर की, लेकिन हाँ सर, सिल्वर लेकिन बहुत, ज्यादा लंबी वायर नहीं बन सकती। नहीं नहीं, लंबी वायर बन जाएंगी, वो दिक्कत नहीं है। सिल्वर तुमने बोला था महंगा होता है, वो बिल्कुल सही बात है। यस। अगर जो मान लो कॉपर की वायर तुम्हारी 5 रुपए की आ रही है, सिल्वर की 1000 रुपए की है, तो वो कोई समझदारी तो है नहीं। 5 रुपए की वायर की जगह 1000 रुपए वायर खरीदो, काम तो कॉपर से भी चल ही जाता है। तो इतनी समझदारी नहीं है फिर सिल्वर वायर घर में लगाना। ठीक है, हो सकता है अंबानी के घर पे सिल्वर की वायर वगैरह लगी हो, हम लोग अपने घर में नहीं लगा सकते। तो सिल्वर की वायर नहीं लगा सकते क्योंकि सिल्वर महंगा होता है। तो हमने भी ये डिस्कस किया कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब कि
पतले पतले वायर बनाए जा सकते हैं उनके। नॉन मेटल्स लेकिन डक्टाइल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नहीं नहीं, उनको लंबे लंबे वायर नहीं बना सकते। टूट जाने की जो तुम बात करो वो मेलिएबिलिटी में आती है, कि मैं अगर उसको हथौड़े से मारूं तो वो टूट जाता है, ब्रिटल होता है। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब कि वायर नहीं बनाई जाती उससे, तो नॉन मेटल से वायर हम नहीं बना सकते। अच्छा, दुनिया का सबसे डक्टाइल मेटल है गोल्ड। गोल्ड यहाँ पे दे रखा है मोस्ट डक्टाइल मेटल। और अगर सिर्फ 1 ग्राम का मेरे पास अगर गोल्ड हो तो मैं इससे बिल्कुल 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकता हूँ। तो गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है। इसके बाद हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। तो मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि एक वो पतीला जो हम अपने घर में गर्म करते हैं उसका नीचे गर्म हो रहा होता है, लेकिन बिल्कुल क्योंकि वो मेटल का बना होता है ऊपर वाला भी तुम्हारा पार्ट गर्म होने लग जाता है। बिल्कुल, हाँ लकड़ी में। तो उसी, ये तो हीट की बात की हमने। उसी तरह मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। तो कॉपर वायर्स हम यूज करते हैं ना घर पे, वो इसलिए क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखे हैं मर्क्यूरी और लेड के, जो कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। तो तुम लोग को याद रहना चाहिए कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स। फिर यहाँ पे दे रखा है नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे थोड़ी देर पहले तुमने लकड़ी का एग्जांपल दिया था, मेटल नहीं होती वो, तो हीट कंडक्ट नहीं करती। मान लो एक लंबी सी लकड़ी का मैंने लॉग लिया, ठीक है, वुड का लॉग, ठीक है, लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया। अगर एक तरफ तुम लकड़ी का टुकड़े गर्म करते हो ना, दूसरा तरफ गर्म नहीं होता है। या फिर जैसे वो ट्रेन का एग्जाम्पल लिया था, उसमें कुल्हड़ में वो देते हैं ना चाय, अगर थोड़ा बड़ा सा कुल्हड़ है तुम्हारा तो नीचे जहां तक चाय भरी है उतना तो गर्म रहेगा और ऊपर तुम्हारा गर्म नहीं रहेगा। तो नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर। हाँ, तो एक्सेप्शन ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है। कांच का ग्लास तुम्हारा बाहर से छूने पे गर्म रहेगा, लेकिन हाँ कांच का ग्लास भी गर्म हो जाता है। अब तुम बोल रहे हो कि वो गर्म क्यों होता है, वो भी उसमें कुछ ग्लास की प्रॉपर्टी वगैरह एक बार देखनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रखा है ग्रेफाइट का, इसको याद रखो कि ग्रेफाइट तुम्हारा नॉन मेटल होता है, लेकिन वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो। नॉर्मली नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो, एयर में ऑक्सीजन रहता है ना, नाइट्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज रहती है, आर्गन रहता है, ये सब नॉन मेटल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे कंपाउंड है, लेकिन बाकी तुम्हारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और भी तुम्हारे, ये सब नॉन मेटल्स हैं। और हमें पता है कि एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसका एक ग्रेफाइट का मैं डायग्राम दिखाता हूं। एक ये इसका ये अक्सर बुक्स वगैरह में ये डायग्राम दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो कि मैंने एक सेल लिया है, यहाँ पे देखो मेटल की क्लिप है मेरी। तो इसके ना मैं जो पेंसिल के दो ये तुम्हारे ग्रेफाइट की ना एक रॉड रहती है पेंसिल में, जो तुम्हारी लिखते हैं जिससे पेंसिल में, वो ग्रेफाइट की रॉड रहती है। तो अब ये देखो कि ये जो पेंसिल की दोनों ये है, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया। नहीं नहीं, धागा नहीं है, ये तुम्हारे वायर्स निकलने हैं यहाँ से। ये नहीं, ये तुम्हारी मेटल की क्लिप्स है। ठीक है, जैसे सेफ्टी पिन होता है ना, वैसे ही तुम्हारी क्लिप है। तो यहाँ पे इसको समझो बात को, ये तुम्हारा जो सेल है,
यहां से ऐसे करंट निकला, ये करंट आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। अब यहाँ पे ये इसकी ना लंबी सी रॉड है अंदर ग्रेफाइट की, उससे करंट आगे जा रहा होगा और फिर उसके बाद ये ऐसे जाके पूरा तुम्हारा इसका ये पाथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिस्टम है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। तो देखो ये बीच में इतनी जो ये पेंसिल है, यहां से जो करंट चल रहा है वो कहां से जा रहा होगा? ग्रेफाइट की जो बीच में पेंसिल में रॉड लगी रहती है उसी से जा रहा होगा ना। तो पेंसिल में जो ग्रेफाइट लगी होती है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ वो गर्म हो जाएगा। नहीं लाल नहीं होता। तो ये एक्सेप्शन याद रखना कि नॉन मेटल में भी एक एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। अच्छा, एक बुक में अक्सर क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं हमारे घर पे, वो ना बाहर एक ब्लैक कलर का तुम्हें कोटिंग रहती है उसकी प्लास्टिक की, ठीक है, उसको पीवीसी कोटिंग कहते हैं। तो वो कोटिंग क्यों रहती है? उसका रीजन ये है कि वो जो कोटिंग होती है ना प्लास्टिक की रहती है। ये जो पीवीसी है ये प्लास्टिक की कोटिंग रहती है और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है प्लास्टिक, ठीक है, जो पीवीसी है। तो इस वजह से अगर मान लो गलती से हमारा पैर वैर लग जाए तो उसको हमें शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मान लो ये तुम्हारी प्लास्टिक की बाहर कोटिंग नहीं रहती, खाली कॉपर के जो वायर है वो ऐसे ही पड़े रहते, तो ऐसे तो मतलब ऐसे ही मान लो रात को तुम अगर जाओ, मान लो उठो और तुम चलो, मान लो अंधेरे में तुम्हारा पैर उधर गलती से भी टच हो गया तो वैसे ही शहीद हो गए तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ लेकिन हमेशा रबड़ की चप्पल नहीं पहनी हुई ना तुमने, तो अगर कभी भी मान लो गलती से भी हमारा टच हुआ तो वहीं पे वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो बीच में तुम्हारा वो रबड़ होता है ना, नॉन मेटल होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। समझे? अगर मान लो तुमने सोने की तो चप्पलें, सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर अगर हमने रबड़ का जैसे ग्लव्स और चप्पलें वगैरह पहन रखी हैं तो कितनी हाँ, भी इलेक्ट्रिसिटी लगे तो हमें झटका नहीं लग सकता? अगर बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी हो, मान लो जैसे तुम्हारे ये वायर वगैरह जो पोल्स वोल्स पे जाती है, वहां पे तो दिक्कत आ सकती हाँ है मतलब सर रबड़। मैंने खंबा ही छू लिया तो। हाँ रबड़ के ग्लव्स उसके बाद भी फिर तो लग सकता है अगर बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल डोमेस्टिक जो हमारे घर वर पे होता है वो उतना तेज इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, 220 वोल्ट रहती है, वो इतना कोई ऐसा नहीं है। रबड़ के ग्लव्स वगैरह होते हैं ना वो सफिशियंट रहते हैं। तो घरों में जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह आते हैं ना, तुम्हारे मान लो घर पे कोई दिक्कत आती हो कि इलेक्ट्रिशियन को तुम बुला लेते हो, वो लोग हमेशा रबर के ग्लव्स पहनते हैं, तो वो उतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है सोनोरस। तो मेटल सोनोरस होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ये मंदिर का घंटा दिख रहा है, तो अगर मैं उसको बजाता हूँ तो उससे आवाज आती है। तो मेटल्स ये प्रूव करता है कि सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते। ठीक है, नॉन मेटल्स को अगर मैं मारूंगा तो उससे आवाज नहीं आती है। अगर कोई लकड़ी है उसको तो मारोगे ना तो उससे कोई आवाज तो आएगी नहीं। फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेटल्स के काफी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स रहते हैं। अब जैसे तुम्हारा लोहे की रॉड है, आयरन की रॉड है, उसको तुम बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे ना तो भी पिघलती नहीं है। या इससे सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हारे घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, जो घर में बर्तन वगैरह होते हैं, वो अक्सर नीचे तुम बर्न करते हो, उसमें चाय वाय बनाते हो, तो पिघल थोड़ी जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि मान लो तुम चाय बना रहे हो वो पिघल गया तुम्हारा बर्तन, ऐसा नहीं होता तो वो तुम्हारा मेटल का बना होता है, तो उसका काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। अब इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तुम्हारा अगर कमरे में तुम रहोगे वो ऑलरेडी पिघला हुआ होता है। और भी तुम्हारे गैलियम सीसियम और एग्जांपल्स हैं, ये एक्सेप्शंस याद कर लेना। ये तुम्हारे गैलियम सीसियम, चलो इसकी शक्ल देख लेते हैं। हाँ देखने में ये थोड़ा सिल्वर कलर करता है। ठीक है, तो ये देखो
गैलियम का मेटल है, ये इसकी शक्ल ऐसी होती है। गैलियम का भी काफी, हाँ बहुत शाइनी है, मेटल है, लस्टर है इसमें कितना अच्छा, बिल्कुल नॉर्मली मेटल्स में लस्टर रहता है। जैसे एक और एग्जांपल तुमने ये गैलियम, सर बहुत जल्दी पिघल जाता है ना? हाँ गैलियम बहुत जल्दी पिघल जाता है, अक्सर हाथ में तुम उसको लोगे ना तो अपने आप हाथ में पड़े पड़े पिघल जाता है। हाँ हमारी बॉडी का तुम लोग को पता ही होगा, नॉर्मल टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट 99 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है ना, तो वो उतने पे पिघल जाता है, वो रूम बॉडी टेम्परेचर पे पिघल जाता है। फिर नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट उनका कम रहता है या मेल्टिंग पॉइंट भी कम रहता है। एक्सेप्शन इनके ग्रेफाइट और डायमंड है, लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड दोनों नॉन मेटल्स हैं, लेकिन उनका काफी हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, तो तुम्हें पता होगा डायमंड जो होता है अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर से वो फॉर्म हुआ था, तो अब ये उनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा ना डायमंड का, नहीं तो वो पिघल जाता। इसके बाद डेंसिटी, मेटल्स काफी डेंस होते हैं, मतलब बहुत भारी होते हैं, तो वो काफी हैवी होते हैं। इनके कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम काफी हल्के मेटल्स होते हैं। इसकी देखते कोई अगर सोडियम पोटेशियम की फोटो मिल जाए कि वो हल्के हैं, सेकंड याद नहीं रहा। ये देखो, ये तुम्हारे सोडियम पोटेशियम वगैरह जैसे मेटल हैं, ये देखो ये पानी पे ना फ्लोट कर रहा है। कोई भी चीज भारी होती है नीचे सिंक कर जाता है पानी में, बिल्कुल ये मतलब हल्का है। सोडियम, हाँ सोडियम, जो भी चीज पानी पे ऊपर तैरने लगती है, फ्लोट करती है, वो हल्की होती है ना, भारी चीजें तुरंत पानी के नीचे सिंक कर जाती हैं। तो यहाँ पे ये प्रूफ है इसका कि तुम्हारा ये सोडियम पोटेशियम बहुत हल्के मेटल्स होते हैं। इनफैक्ट तुम्हारा इनकी डेंसिटी ना 1 से कम होती है। हाँ यहाँ पे देखो दे भी रखा है, पोटेशियम की डेंसिटी होती है 0.862, और वाटर की डेंसिटी को बता सकते हो, तुम बता सकते हो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी तुम बता सकते हो विष्णु? वाटर की डेंसिटी होती है 1। हाँ देखो, नहीं वाटर की डेंसिटी होती है 1, पोटेशियम की डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है, बिल्कुल 0.862, सोडियम की भी आगे देखो 0.97 दे रखी है। तो ये दोनों इनकी डेंसिटी पानी से कम है, तो इस वजह से पानी के ऊपर ना तैरने लगते हैं, इतने हल्के होते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए पानी नीचे होता है और ये ऊपर होता है। सर आयरन की डेंसिटी कितनी होती है? आयरन की डेंसिटी शायद 7.8 होती है मेरे ख्याल से, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन एक सेकंड रुक जाओ। डेंसिटी ऑफ आयरन, हाँ 7.874, एग्जैक्ट नहीं आती मुझे, 7.8 राउंड अबाउट ऐसी होती है। हाँ डेंसिटी वैसे रूम टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा हमने डेंसिटी अब देख ली। तो मेटल्स नॉर्मली ना भारी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये इतने हल्के होते हैं कि ये पानी के ऊपर ना फ्लोट करने लग जाते हैं, तैरने लगते हैं पानी पे। नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है, तो वो नॉर्मली हल्के होते हैं। जैसे लकड़ी होती है, वो लकड़ी तुम देखोगे पानी के ऊपर ना तैरने लगती है। इसके बाद लास्ट तुम्हारा टॉपिक है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? वैसे ये एनसीईआरटी में है नहीं, तुम्हारी बुक में भी नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ वो चीजें होती हैं, मतलब वो स्ट्रेंथ होती है जिससे मेटल्स में काफी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और कोई भी चीज को ना वो उसका लोड सह सकता है
और वो स्ट्रेच भी होता है लेकिन वो टूटता नहीं है फिर। नहीं, जैसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रिज में। ब्रिज कोई अगर जैसे मान लो तुम्हारा ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज के बहुत दूर दूर पिलर होते हैं, लेकिन उसके ऊपर ना तुम्हारा वो अक्सर गाड़ियां वगैरह बहुत सारी चलती रहती हैं और वो टूटते नहीं है, ठीक है ना, गिर नहीं जाते। तो जो बहुत ज्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली चीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा लोड उठा सकती है, ठीक। तो नॉन मेटल्स की कम टेंसाइल, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है नॉन मेटल्स की, और मेटल्स की काफी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट हो गया इस चैप्टर का। अब हम नॉन मेटल्स की और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, ये तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज 5 दे रखी हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन, उसके बाद एसिड्स के साथ रिएक्शन, फिर बेसिस के साथ रिएक्शन, और फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो 5 केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। सबसे पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कैसे रिएक्शन होता है कि अगर मान लो मेरा ये एग्जांपल एक है रस्टिंग का। रस्टिंग तुम्हें पता है क्या होता है, बता सकते हो? नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो। विष्णु तुम बता सकते हो रस्टिंग क्या चीज होती है? सर जंग जो लोहे पर लगती है। अरे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सर जंग जो लोहे पर हाँ लगती बिल्कुल है बिल्कुल, लोहे पे तुम्हारी जंग लग जाती ऑक्सीजन है और ना। वाटर के साथ। बिल्कुल, जैसे इसमें भी यहाँ पे तुम देख सकते हो चेयर में जंग लग गई, ठीक है, लाल कलर। तो क्या होता है कि आयरन जो होता है ना, उसको अगर मैं आसपास थोड़ा सा वाटर वेपर वगैरह रहते हैं एयर में, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन भी रहती है, इसके साथ ना तुम्हारे ये जंग लग जाती है इसमें, रस्ट, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग का। सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑक्सीजन और मेटल के रिएक्शन। तो इसकी देखो क्या रिएक्शन रहती है। आयरन, ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहती है और कुछ कुछ वाटर वेपर वगैरह रहते हैं, ये मिलके तुम्हारा रस्ट फॉर्म करते हैं, Fe2O3। उसी तरह से अगर एक जैसे मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पे तुम्हें रिबन दिख रहा होगा। रिबन मतलब कोई एक नॉर्मल मैग्नीशियम की पट्टी, ठीक है, यहाँ पे दिख रही होगी तुम्हें मैग्नीशियम की ये पट्टी दिख रही होगी तुम्हें, लंबी सी, ठीक है ना, ये मैग्नीशियम की पट्टी है। तो ये जो मैग्नीशियम की पट्टी है, अगर मैं इसको, यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, एक फ्लेम में बर्न कर रहा हूँ, ब्लू कलर का ये फ्लेम दिख रहा होगा तुम्हें, इसको मैं अगर बर्न कर रहा हूँ तो ये तुम्हारा, इसका ये रिएक्शन आता है। Mg तुम्हारा मेटल है, प्लस ये जो फ्लेम है ब्लू कलर का इसको आग दे रहा है, मैग्नीशियम मेटल। तो ये मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनती है MgO। उसी तरह से रस्ट में भी देखो Fe2O3 बन रहा था। Fe होता है आयरन का, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बन रही है Fe2O3, मैग्नीशियम, हाँ एम ने Mg मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब जो ऐश ऑब्टेन होती है, ऐश का मतलब कि तुम्हारा जो राख बनती है, कोई भी चीज जल जाती है तो उससे ऐश बनती है ना। जैसे कि मान लो कोई, मैंने पन्ना लिया, पेपर, उसको मैंने जला दिया, तो उससे कुछ राख बनती है ना, ब्लैक कलर की ऐश बनती है। तो वो MgO जो होती है इसकी, वो बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ये तुम लोग ने क्लास 7 में पढ़ रखा होगा कि कोई चीजें जो होती हैं जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं, ब्लू से रेड कर देती हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं। हाँ, हल्दी भी एक तुम्हारा, टर्मरिक भी एक इंडिकेटर होता है। तो ये देखो रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं जो चीजें, तो ये बेसिक होती है।
ठीक है, जो भी चीजें रेड लिटमस को ब्लू करती है वो बेसिक होती है नेचर में। और अगर एमजीओ जो है यहाँ पे, अगर एमजीओ भी वही काम कर रही है कि वो रेड लिटमस को ब्लू कर रही है एमजीओ, तो मतलब है कि एमजीओ बेसिक इन नेचर है। और सर जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है वो एसिड होती है। बिल्कुल सही, ब्लू लिटमस को रेड अगर कर रहा है तो वो एसिडिक है। तो इससे हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड्स नॉर्मली बेसिक होती है नेचर में। ठीक है, ओके सर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, स्लाइड्स में तुम लोग को भेज दूंगा आज क्लास के बाद, ये वापस से तुम्हें जाके पढ़ना है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मैं तुम्हारे फोन नंबर पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, चलो वापस दूसरी लिंक भेज दूंगा।